हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू Swedish24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 10, जिसका नाम है रिबेल्स एंड द राज। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो 1857 के रिवोल्ट पर बेस्ड है, जो 1857 की क्रांति हुई थी। आखिर ये रिवोल्ट, ये क्रांति क्यों, कब, कैसे हुई, इसके क्या कारण थे, फिर इसका रिजल्ट क्या निकला। बहुत सारे लीडर्स ने अलग अलग जगहों से पार्टिसिपेट किया था, फिर उनका भी क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बेसिकली जहां जहां पर ये रिवोल्ट हुआ था उसको कैसे सरप्रेस किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जिससे जो है क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज आपके सीयूटी एग्जाम्स के अंदर इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रिबेल्स एंड द राज। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पर क्या पढ़ेंगे, एडवेंट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। सो यहाँ बेसिकली ये जो रिवोल्ट था वो कब और कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था, है ना। तो ऑन द 10th में, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, 10th में 1857 की। द सेपॉय इन द कंटोनमेंट ऑफ द मेरठ ब्रोक आउट द म्यूटिनी। तो ये जो रिवोल्ट होता है ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था बच्चे, है ना। ये क्या होता है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो वहां पर जो सिपॉयज किसको कहते हैं बच्चे, सिपाही को। सिपॉय किसको कहते हैं, सिपाही को कहा जाता है ना। तो सिपाहियों ने ये विद्रोह किया था, ये जो रिवोल्ट है ये विद्रोह सिपाहियों ने किया था, इसीलिए इसको एक सेपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये म्यूटिनी क्या होती है, ठीक है। सेपॉय का मतलब होता है सिपाही, ठीक है। और म्यूटिनी क्या होती है, जब एक बड़े लेवल पर लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप किसी एक काम को करने से मना कर देता है ना, तो उसको कहा जाता है म्यूटिनी, यानी कि विद्रोह, ठीक है। तो ये जो विद्रोह था जो सिपाहियों ने किया था कि 10th में 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इट स्टार्टेड विद द नेटिव इन्फेंट्री कैवलरी एंड देन टू द सिटी। तो पहले क्या होता है, इट स्टार्टेड, ये कैसे कहां से स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड विद द नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। पैदल सैनिक भी थे, ठीक है, घुड़सवार भी थे, कैवलरी जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये वहां से स्टार्ट होता है जो मेरठ में रिक्रूटेड थी, है ना, जहां पर वो जो सोल्जर्स थे वो पोस्टेड थे, है ना। तो ये वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्यों स्टार्ट होता है अभी मैं बात करूंगी, ठीक है। द सेपॉय कैप्चर्ड द बेल ऑफ अलार्म। तो अचानक से क्या हुआ, तो यहाँ पर थोड़ी सी हम भूमिका को जानेंगे। अचानक से 10th में 1857 को दोपहर के टाइम था, ठीक है, दोपहर का टाइम था। तो क्या होता है, दोपहर से थोड़ा सा हम टाइम आगे लेकर चलते हैं, तो सिपाहियों में अचानक से भगदड़ मच गई, है ना, भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। और सिपाहियों का एक ग्रुप जो है जिन्होंने बेल ऑफ अलार्म, ठीक है, उनको लूट लिया। अब ये बेल ऑफ अलार्म क्या होता है, जहां पर उनके वेपन्स रखे जाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना। तो उन्होंने उसको लूट लिया, है ना। टेलीफोन लाइंस कट कर दी गई और हर जगह तोड़फोड़ जो है मचाने लगे। तो उनके जो गवर्नमेंट ऑफिस थे उनमें भी आग लगा दी गई, रिकॉर्ड रूम जला दिए गए, वेपन्स को लूट लिया गया, है ना, ट्रीजर्स वगैरह को भी लूट लिया गया। और जो जितने भी वहां पर प्रिजनर थे उनको जो है वो ओपन कर दिया गया, मतलब उनको रिलीज कर दिया गया, उनके जो प्रिजन वगैरह थे उनको अनलॉक कर दिया गया, जिससे सारे के सारे कैदी बाहर निकले। मतलब इस तरह का जो सीन हो गया था वहां पर। तो अचानक ये जो सीन हो गया था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, वो समझ ही नहीं पाए कि अचानक आर्मी के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई, है ना। तो द सेपॉय कैप्चर्ड द बेल ऑफ अलार्म वेयर द आर्म्स एंड द इम्यूनिशंस वर केप्ट। तो जहां पर वो हथियार वगैरह रखे जाते थे, दे अटैक द पीपल, दे अटैक द व्हाइट पीपल। सभी ने क्या किया, जो सिपाही थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने व्हाइट पीपल को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स को क्या किया, टारगेट किया। तो उन पर अटैक करने लगे। गवर्नमेंट बिल्डिंग लाइक द रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिस होता था जहां पर हर तरीके के रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते थे, है ना। तो जेल हो गई, कोर्ट हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गए, ट्रेजरी एटसेट्रा। तो यहाँ इन लोगों ने क्या किया, विद्रोहियों ने, यानी कि जो रिबेलियंस थे, यहाँ पर अटैक किया, तोड़फोड़ मचा दी, आग लगा दी, ठीक है। अब ये इतना सारे यहाँ पर क्या हो रहा था, सीन हो रहा था। टेलीग्राफ लाइन टू द दिल्ली वॉज कट। अब यहाँ पर जो टेलीफोन जो लाइन थी उनको भी कट कर दिया गया। कैसे कट कर दिया गया, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पर कोई रिबेल होता है, कहीं पर कोई विद्रोह होता है, तो उनके पास पहले फोन फैसिलिटीज होती थी, मतलब बहुत ही रेयर होता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इस तरह की फोन वाली फैसिलिटीज होती थी। तो फटाफट से कॉल करते और वहां से वहां के जो भी आर्मी वगैरह या जो भी हेल्प लेनी होती थी तो दूसरी जगह फोन करके उनको बुला देते थे, ताकि जल्दी से जल्दी ऐसी सिचुएशन पर कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो उससे पहले इन्होंने क्या किया, विद्रोही ने टेलीफोन लाइंस को जो है कट कर दिया गया, ताकि ना वो वहां पर फोन कर सके और ना ही वहां से किसी तरह की उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। सो ये सारा सीन हो रहा था 10th में 1857 को। तो अराइव्ड इन दिल्ली। अब ये सीन कब, क्यों और कैसे हुआ, ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं।
तो ये जितनी भी भगदड़ मची, जितना भी ये सीन हुआ, तो इसके पीछे रीजन क्या था कि सिपाहियों को बोला गया था कि तुम्हें न्यू कार्टेजेस जो है वो यूज करने हैं, और नए कार्टेजेस में बताया जाता है, ऐसे सिपाहियों का मानना है कि न्यू कार्टेजेस में काव और पिगफेट का क्या किया हुआ था, कोट किया हुआ था। मतलब काव और पिगफेट का मतलब होता है गाय और सुअर की चर्बी का उनके अंदर लेप किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो कारतूस होते हैं ना बच्चे, तो वो कारतूस क्या होते थे, मुंह से छीलने पड़ते थे, और मुंह से छीलने के बाद फिर उनको गन में फिट करना होता था, तब जाकर उनको यूज किया जाता था। तो ये जो इस तरह के जो बुलेट्स होते थे, इस तरह के न्यू जो कार्टेजेस होते थे, तो इनके ऊपर एक धागा होता था, ठीक है, इनके अंदर बारूद भरी होती थी, ठीक है, और इनके चारों तरफ ना ऐसा कहा जाता है, किसने ऐसा माना जाता है, सिपाहियों ने ऐसा बताया कि इस पूरे ये जो नए कारतूस हैं, इनके चारों तरफ जो है वो गाय और सुअर की चर्बी का लेप किया गया है ना। क्यों किया गया था? ताकि इसके अंदर जो भी गन पाउडर भरा जाता है वो सॉगी ना हो, तो वो सीलन भरा ना हो, है ना। तो कभी मॉइस्चर आ जाता है ना, तो वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोड नहीं कर पाता जितना कि एक ड्राई और एक अच्छी क्वालिटी का जो है वो ये जो बुलेट्स होती हैं वो परफॉर्म कर पाती हैं, ठीक है। सो ये क्या किया, और इस धागे पर भी, जो उसको मुंह से छीलना पड़ता था, इस धागे पर भी गाय और सुअर की चर्बी का लेप किया गया था। अब इसको हिंदू और मुस्लिम, जो कि दोनों ही काम किया करते थे ब्रिटिश आर्मी में एज अ सोल्जर, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जो एनिमल्स थे, यानी कि जो काव थी, वो हिंदुओं की, आपको भी पता है कि हिंदुओं की पवित्र जो है वो एनिमल होती है, ठीक है, होली एनिमल होता है, और जो पिग होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी में उसको निषेध माना जाता है, प्रोहिबिटेड माना जाता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने मना कर दिया कि हम ये न्यू कार्टेजेस को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें काव और पिगफेट को कोट किया गया है। तो उन्होंने मना कर दिया कि अगर हम इसको अपने मुंह से छीलते हैं तो हम अपने धर्म से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और तुम्हारी तो फितरत ही यही रही है, तुम्हारी तो सोच ही यही है कि तुम किसी ना किसी तरीके से हमें अपने धर्म से अलग कर दो और हमें क्रिश्चियन बना दो, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी जो ये र्यूमर फैला हुआ था, ये थी तो अफवाह, किसी ने एक्चुअल में नहीं देखा था कि ये बात सही है, और ये बिल्कुल जो है वो 100% सही है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा विद्रोह हुआ, ठीक है। सो ये बेसिकली उसका रीजन था। 10th में 1857 को, जो दोपहर के बाद ये जो सीन हुआ था, अचानक से भगदड़ मच गई थी, ये वो करे। अब ये सोचिए कि मान लो किसी एक पर्सन ने उसको मना किया होगा, किसी एक सोल्जर ने उसको मना किया होगा, तो उसको जब पनिशमेंट दी गई तो उससे क्या हो गया कि बाकी जो सारे सोल्जर्स थे वो उसको बचाने के लिए आगे आ गए। अब वहाँ इस तरह से बचाने के चक्कर में जब वो आगे आए, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर होगा उस टाइम में वहाँ पर पोस्टेड होगा, रिक्रूटेड होगा, तो उन्होंने किसी तरह से उनको वार्न किया होगा या उनको मारा पीटा होगा। तो इधर से जो इंडियन सोल्जर्स थे वो गुस्से में आ गए, तो उन्होंने इस तरह का सीन क्रिएट कर दिया, है ना। तो बेसिकली पूरा का पूरा क्या था, ये सीन हुआ था। द सेपॉय अराइव्ड था। अब वहां पर देखा कि 10th में 1857 को मेरठ में इस तरह का सीन हुआ है, तो ये जो न्यूज थी वो बाकी के जो अलग अलग जगह पर छोटी छोटी जो सेना की टुकड़ियां जो तैनात थी, है ना, तो बाकी के इंडियन सोल्जर्स के पास में ये न्यूज पहुंच जाती है, तो उन्होंने भी वहां से मना कर दिया कि जब एक जगह पर, एक स्टेशन पर इस तरह के काम को करने से मना कर दिया, और वहां पर खबर पहुंचती है कि तुम्हें भी ये काम नहीं करना है, क्योंकि नए कार्टेजेस में काव और पिगफेट जो है वो उसका कोट किया गया है, जिससे तुमको अपने धर्म से अलग कर दिया जाएगा, तो तुम्हें ये कार्टेजेस यूज नहीं करने। अब दूसरे जो रेजिमेंट्स वगैरह थे उन्होंने भी क्या कर दिया, मना कर दिया नए कार्टेजेस को यूज करने से। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ये न्यूज जो है वो आग की तरह फैल गई, है ना। और इस पर कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन स्टेप तो उठाना ही था। तो जिन जो सोल्जर्स ने वहां पर ये रिबेल किया था, ये विद्रोह किया था, तो उनको जॉबलेस कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया, ठीक है। अब वहां उनको नौकरी से निकाल दिया, तो देखो बैठे नहीं, नहीं रोया उन्होंने कि हम जो है हमारे नौकरी से निकाल दिया गया और अब हम क्या करेंगे, कैसे हम अपने फैमिली को सर्वाइव करवा पाएंगे, ये वो करके नहीं रुके नहीं। उनमें से कुछ सोल्जर्स का एक ग्रुप जाता है, कहाँ पर, दिल्ली जाता है ना, वेरी नेक्स्ट डे 11th में 1857 को, ठीक है, 11th में 1857 को सोल्जर्स का ग्रुप जाता है कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में जाकर रेड फोर्ट पर जाते हैं, जहाँ पर बहादुर शाह जफर वहाँ पर क्या करते थे, रूल किया करते थे दिल्ली में। उस टाइम जो है लास्ट मुगल एम्पर यही थे, फिर उसके बाद में कोई मुगल एम्पर राजा नहीं बना था। तो सिपाही जाते हैं उनके पास और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाइए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, लीडर मैं कैसे बन जाऊं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, है ना मैं तलवार चला सकता हूं, ना मैं भाले चला सकता हूं, ना मैं दौड़ सकता हूं, ना मैं भाग सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरा लीडर बनना तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, ना भागना है, ना दौड़ना है, ना तलवार चलानी है, ना बंदूक चलानी है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप इतना कर दीजिए कि आप जो है
सुप्रीम अथॉरिटी है। और आपके रॉयल ऑर्डर को अगर हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजाओं के पास जाएंगे ऐसे करने के लिए, ऑर्डर को जो है आपके ऑर्डर को लेकर उनके पास जाएंगे, तो वो हमारी बात को मान लेंगे और वो हमें 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इस रिवोल्ट में वो हेल्प करेंगे, चाहे वो पैसे से हेल्प करें, चाहे वो पार्टिसिपेट करें, मतलब किसी भी तरीके से वो हमें हेल्प करेंगे जब हम आपका ऑर्डर लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर बहादुर शाह जफर की सिचुएशन ऐसी थी, इधर गिरा तो कुआं, इधर गिरा तो खाई, और बीच में बहादुर शाह जफर की आफत आई। अब वो क्या करे, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक तरफ इंडियन थे, है ना। अगर मान लो उन्होंने इंडियन का साथ दिया बहादुर शाह जफर ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी दुश्मन बन जाएगी, उनको मार भी सकती थी, उनको पनिश भी कर सकती थी, जैसे कि वो पनिशमेंट दिया करते थे, सबको पता था, बहुत हार्ड पनिशमेंट देते हैं। और अगर मैंने इंडियन का साथ नहीं दिया तो इंडियन वैसे ही बहुत अग्रेसिव और बहुत गुस्से वाले हैं, तो ये भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्या करें। तो उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि ना इधर जा सकते थे ना इधर जा सकते। फिर भी उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि यार हम इंडिया पर इतने टाइम से रूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है इंडियंस के लिए, है ना। तो उन्होंने डन कर दिया, है ना, और उन्होंने मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ठीक है, मैं तुम्हारा लीडर बनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सो लीडर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। सो द रिच पीपल ऑफ द दिल्ली वर अटैक्ड एंड द लूटेड एंड द यूरोपियन वर किल्ड, ठीक है। तो इसमें बताया गया सेपॉय एंटर्ड द दिल्ली एंड द पीपल ऑफ द सिटी ज्वाइन देम। तो जैसे ही उन्होंने दिल्ली में एंटर किया, सारी बात बहादुर शाह जफर को बताई, ठीक है, वहां से भी कुछ लोग उनको ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि वहां तक अभी तक खबर फैल चुकी थी। द रिच पीपल ऑफ द दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटेड एंड द यूरोपियन वर किल्ड। अब यहाँ पर जो दिल्ली में जो रिच पीपल्स थे वर अटैक्ड, उन पर अटैक किया गया, है ना, एंड लूटेड एंड यूरोपियन वर किल्ड, और उनके जो भी मतलब किसी तरीके से वो क्या करना चाहते थे, यूरोपियंस को टारगेट कर रहे थे। और जो यूरोपियंस का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साथ दे रहे थे, जैसे रिच पर्सन हो गए, क्योंकि उनको वहां से उनको हेल्प दी जाती थी, उनको सपोर्ट किया जाता था। तो जो रिच पीपल थे इंडिया के, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया करते थे। तो इन रिबेलियंस ने क्या किया, इन रिबेलियंस ने उन पर भी अटैक किया, उनकी शॉप्स को, उनके जो भी रिकॉर्ड रूम्स थे, तो वही सब सीन किया उधर भी, तो उनको लूट लिया गया, है ना। तो और जितने भी यूरोपियंस थे उनको मार दिया गया। कोई भी अगर उनको यूरोपियन दिखाई देता है, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो व्हाइट पर्सन होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो सबको मार देते थे, है ना। तो सराउंडेड बाय द सेपॉय, बहादुर शाह हैड नो अदर ओपिनियन बट टू सपोर्ट देम। मैंने कहा ना कि बहादुर शाह जफर के पास में कोई और तो ऑप्शन था ही नहीं, या तो इधर हो या फिर इधर हो, तो उन्होंने इंडियन का साथ देना एक्सेप्ट किया। द इवेंट केम टू बी नोन एज, ठीक है, द इवेंट केम टू बी नोन एज द अपराइजिंग ऑफ 1857। अब ये जो इवेंट है, ठीक है, इसको जाना जाता है ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, ठीक है। ये इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा अपराइज, एक ऐसी बात का होना जो पहले कभी नहीं हुई थी। और ये बात कौन सी थी कि अंग्रेजों के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े लेवल पर किसी मतलब एक तरह का ये जो इतने बड़े लेवल पर आंदोलन, यानी कि आप कह सकते हो रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था, ऐसा रिवोल्ट पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने छोटे छोटे रिबेल्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके थे। जैसे हमने सूपा विलेज में देखा, तो वहाँ पर जो पीजेंट्स वगैरह थे उन्होंने इस तरह का रिबेल कर दिया था, या फिर हम सांथाल रिवोल्ट देखे तो वहाँ पर भी रिवोल्ट कर दिया। लेकिन ये छोटे लेवल के थे, है ना, ये छोटे लेवल के थे और एक ही एरिया तक सीमित थे, तो जल्दी इनको सरप्रेस कर लिया गया। लेकिन ये एक बड़े लेवल पर था, इतने बड़े लेवल पर आज तक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इस तरह का रिबेल नहीं हुआ था, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक ही बड़े लेवल तक पहुंच चुका था। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रेट अपराइजिंग कहा जाता है। इट ऑल्सो केम टू बी नोन एज द फर्स्ट वॉर। तो ये जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंसी इसको भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आपके पास कि किस वॉर को इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर कहा जाता है, इंडिपेंडेंस वॉर कहा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज द पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। अब इसको स्प्रेड करने का, इसको फैलाने का तरीका क्या था रिबेलियंस का, है ना। सो इफ वन एनालिसिस द आउटब्रेक, if one analyzes the outbreak of the revolt in the chronological order, it would appear that the news mutiny spread like the wildfire. wildfire मतलब जैसे जंगल में आग लगती है ना, इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि एक जहां पर सेना की टुकड़ियां तैनात थी, सोल्जर्स का ग्रुप था, अगर एक जगह पर ये इस तरह की बातें हुई थी, तो यही एक्टिविटीज जो है वो दूसरे में भी देखी जाएगी, तीसरे में भी देखी जाएगी। तो ये बिल्कुल आग की तरह से फैल गई। अब आप बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर देखते हो कि कहीं पर बस कंडक्टर ने क्या कर दी है, स्ट्राइक कर दी है, कहीं पर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दिया, कहीं पर किसी ने स्ट्राइक कर दी है। तो इसका मतलब ये कि वो एक बड़े लेवल पर फैल जाता है और गवर्नमेंट को फिर कहीं ना कहीं वो बात जो है वो
उसको सॉर्ट आउट करना होता है, ठीक है। सो एंड द कंटोनमेंट आफ्टर अनदर टुक अप द आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ये जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इस तरह का स्टेप आउट किया गया था, इस तरह का कदम उठाया गया था, वो सिर्फ एक जगह तक सीमित ना होकर के अलग अलग जगहों पर, ये बिल्कुल आग की तरह, जैसे जंगल में आग लगती है उसकी तरह बहुत जल्दी फैल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, द बिगिनिंग ऑफ द म्यूटिनी। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये म्यूटिनी बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। सो सिपाही इन द कंटोनमेंट इन द मेरठ ब्रेक आउट द म्यूटिनी आफ्टरनून द 10th May 1857 दे सीज द रॉब्ड द ब्रिटिश ट्रेजरी एंड द वेपन्स, ठीक है। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश ट्रेजरी, खजाना जिसको बोलते हैं, वो लूट लिया, वेपन्स, बेल और अलार्म जिसको बोला जाता है, जहां पर उनके वेपन्स वगैरह रखे होते थे, उसको भी लूट लिया गया, रिकॉर्ड रूम्स बर्न कर दिए गए, एवरीथिंग एंड एवरीबडी विच वाज रिलेटेड टू द व्हाइट मैन वर टारगेटेड। जो भी कुछ व्हाइट पर्सन तो टारगेट किए ही जा रहे थे, उनसे रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वो उनका गवर्नमेंट ऑफिस हो, रिकॉर्ड रूम हो, उनकी फैमिली हो, कुछ भी हो, XYZ, सभी पर टारगेट किया जा रहा था, सभी को वो जो है वो नष्ट करते जा रहे थे। द रिच ऑफ द दिल्ली वॉज ऑल्सो अटैक्ड एंड लूटेड आफ्टर द सीज ऑफ दिल्ली दे डिक्लेयर द मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही बहादुर शाह जफर ने ग्रीन सिग्नल दिया कि ठीक है मैं आपका लीडर बनने के लिए तैयार हूं, तो फिर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि बहादुर शाह जफर हमारे लीडर हैं। अब ये बात सोचो, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलेगी तो क्या सोच रहे हो, ऐसे आसानी से मान जाएगी, चुप बैठी रहेगी? नहीं, उनको भी फिर बाद में क्या किया जाएगा, उनको भी जो है वो टारगेट किया जाएगा बहादुर शाह जफर को डिफीट करने के लिए, या उनको इस तरह का ये जो स्टेप लिया गया था उनको एक लेसन देने के लिए, सबक सिखाने के लिए या पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने बहादुर शाह जफर को भी बुरी तरीके से हरा दिया इन द सेंस कि उनको वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया और उनको जाकर के रंगून भेज दिया, है ना। तो दो तरफ से अटैक किया गया, मैं बताऊंगी बाद में, है ना। दो तरफ से अटैक किया गया, एक तो पंजाब की तरफ से और दूसरा कलकत्ता की तरफ से, है ना। तो इस तरीके से दिल्ली को घेर लिया गया दोनों तरफ से और बहादुर शाह जफर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। फिर उनको वहाँ पेंशन के बिहा पर उनको रंगून भेज दिया गया, जिन पर वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो ये सारा सीन था बहादुर शाह जफर के साथ में, राइट। सो आफ्टर दैट द मनी लेंडर एंड द रिच बिकम द टारगेट इन द मेजर टाउन लाइक द लखनऊ, कानपुर और द बरेली। अभी जो मनी लेंडर कौन होते हैं? मनी लेंडर ने जिन्होंने पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, है ना। लोन दिया करते थे, अगर लोन पे नहीं कर पाते थे तो उनकी लैंड को जब्त कर लिया करते थे, ठीक है। अब वो बेचारे, ना उनके पास लैंड रही ना उनके पास पैसा था, तो वो भूखे मरने लगे। तो जिन्होंने पीजेंट्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा मिजरेबल किया हुआ था तो वो मनी लेंडर थे, ठीक है। मनी लेंडर्स पर भी अटैक किए गए, राइट। एंड द रिच बिकम द टारगेट इन द मेजर टाउन। तो यहाँ पर लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में, तो इस तरह के जो मनी लेंडर्स थे उनको भी टारगेट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। इवन दो द रिवोल्ट टुक प्लेस द डिफरेंट प्लेसेस इन द सेम टाइम। तो सेम टाइम पर ये जो रिवोल्ट की जो खबर थी, न्यूज़ थी, वो अलग अलग जगहों पर बहुत तेजी से फैल जाती है। देयर वाज द सिमिलरिटी दैट द पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट, द रीजन बिहाइंड दैट वाज इट द प्लानिंग और द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक रीज़न था किसके पीछे, द रीज़न बिहाइंड दिस वाज द इट्स प्लानिंग और द कोऑर्डिनेशन। तो इसके पीछे समझा जाता है कि कहीं ना कहीं पहले ही ये जो रिबेलियन थे, मतलब ये मानना था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो किसका मानना था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि ये जो रिवोल्ट हुआ है ये सोची समझी साजिश है, पहले इसको प्लान किया होगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि ये जो रिवोल्ट हुआ कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग पहले हो चुकी है और प्लानिंग करने के बाद ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही इन्होंने इस टाइम में इसको रिवोल्ट किया होगा। नो डाउट प्लानिंग की हुई थी, लेकिन प्लानिंग से पहले ये रिवोल्ट हो गया था। बात समझ रहे हो मेरी? प्लानिंग की हुई थी, जो लीडर्स थे, है ना, उन्होंने बिल्कुल पक्का एक प्लान बना हुआ था कि हम इस दिन जो है वो इस रिवोल्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, स्टार्ट करेंगे। लेकिन अचानक से सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि प्लानिंग से पहले इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, प्लानिंग से पहले ही हो गया। Sepoys of their agent moved from one station to another for the planning and taking about the rebellions। तो ये सिपाही क्या करते थे, ये सिपाही जो होते थे वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाकर के खबर दिया करते थे कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। So after that, for example, in the early May the 7th अवध रेगुलर कैवलरी। अब अगर हम बात किसकी करें, मई के अर्ली फेज की, यानी कि मई के फर्स्ट वीक की बात करें, तो यहाँ पर जो अवध में जो रेगुलर कैवलरी थी, जो 7th नंबर की थी, 7th अवध रेगुलर कैवलरी रिफ्यूज टू यूज द न्यू कार्टेजेस। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है
कि कहाँ के सोल्जर्स ने ये नए कार्टेजेस को यूज करने से मना कर दिया था? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 7th अवध रेगुलर कैवलरी रिफ्यूज टू देयर द न्यू कार्टेजेस एंड रोड द 48। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने मना कर दिया कि हम इस तरह के न्यू कार्टेजेस को यूज नहीं करेंगे। फिर उनके वहां के सिपाहियों ने, जिन्होंने मना किया था, उन्होंने एक लेटर लिखा 48 नेटिव इन्फेंट्री को, ठीक है, जो 48 नंबर की थी, यानी कि 7th नंबर ने इनको इंटीमेट करने के लिए, इनको इन्फॉर्म करने के लिए एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा था कि हमने तो यहाँ पर न्यू कार्टेजेस को जो है यूज करने से मना कर दिया है, आपको भी करना है। तो ये न्यूज फैल जाती है इस तरीके से, इन्फेंट्री अबाउट दिस द इंसिडेंट एंड अवेटेड फॉर देयर ऑर्डर, ठीक है। और फिर वो उनके ऑर्डर का वेट करने लगे कि अगला उनका जो ऑर्डर होगा या उनका जो प्लान होगा वो क्या होगा। ये बता दिया गया था कि तुम्हें इस तरीके से मना करना है, तो तुम्हें ये कार्टेजेस यूज करने नहीं है, ठीक है, ये तो मिल गया था। फिर वो वेट करने लगे कि उनका अगला ऑर्डर क्या आएगा। तो इस तरीके से ये जो न्यूज़ थी वो फैलाया करते थे, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है लीडर्स एंड द फॉलोवर्स ऑफ द रिवोल्ट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस किस लीडर ने कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेट किया, है ना। सो लीडर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वर Delhi. In Delhi, the sepoy of the Meerut appealed the old Mughal emperor Bahadur Shah to accept their leadership of the revolt. कानपुर से कौन? कानपुर से नाना साहिब लीड करते हैं। अब नाना साहिब में अब हम इनकी एक एक की हिस्ट्री जानते हैं कि इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया। बहादुर शाह जफर को पता लग गया था, तो पूरी हिस्ट्री अभी हमने जान ली थी। अब बात करते हैं नाना साहिब की, जो कानपुर से इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनका क्या पर्पस था, इन्होंने क्यों इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया? तो आपको पता है, मूवी देखी होगी आपने, कौन सी, बाजीराव मस्तानी, है ना। तो जो नाना साहेब के जो फादर थे, उनकी पेंशन रोक दी गई, है ना। तो बाद में संधि पर ही जो एक तरीके से ये जो फुल स्टॉप लगाया गया था कि ठीक है, हम डनाडन डन करते हैं, तो आप हमें जो है वो अपना राज्य दे दीजिए, बदले में हम क्या करेंगे, आपको सालाना क्या देंगे, एनुअली आपको पेंशन दिया करेंगे, ठीक है। सो कुछ टाइम तक तो वो पेंशन देते रहे, लेकिन उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाना साहिब के जो फादर थे, ठीक है, कौन थे, बाजीराव सेकेंड थे, उनकी पेंशन रोक दी गई, ठीक है, रोक दी। तो रोक दी, क्यों रोकी? इससे वो बहुत लॉस में आने लगे, तो क्यों रोकी? अब वो इस बात का बदला लेने के लिए इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं कानपुर से। इनकी हिस्ट्री ये थी। अब हम बात करते हैं कानपुर, द सेपॉय एंड द पीपल ऑफ द टाउन सेलेक्टेड द नाना साहिब। तो लोगों ने नाना साहिब को अपना लीडर बनाया, द सक्सेसर ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, पेशवा बाजीराव सेकंड जो है वो इनके फादर थे, ठीक है, एज देयर लीडर। सो झांसी की अगर हम बात करें, ठीक है, झांसी की अगर हम बात करें, इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ द झांसी, अज्यूम दैट द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग, राइट। तो इनका क्या पर्पस था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक क्वेश्चन आता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां, ये लाइंस किसने लिखी, कमेंट सेक्शन मुझे लिखकर बताना है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। और बुंदेले हर बोलों के संग सुने हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो ये किसने लिखी है, पोएम्स की लाइनें जो है किसने लिखी हैं, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, राइट। अब इनकी हिस्ट्री जाने, इन्होंने क्यों झांसी से लीडर बनना स्वीकार किया और क्यों वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला लेना चाहती थी, इनके पीछे क्या रीज़न था? इनके पीछे रीज़न ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना एक पॉलिसी लागू की हुई थी, क्या, कि जिनका भी कोई मेल सक्सेसर नहीं होगा तो उनके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई की कोई अपनी संतान नहीं है, था बेटा, लेकिन उसको भी कॉन्स्पिरेसी का शिकार बना दिया गया, उनको भी मतलब षड्यंत्र का शिकार बना दिया गया और उनको मरवा दिया गया, ताकि उनके राज्य को ये लोग जो है वो अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला सके, ठीक है। सो इनका कोई अपना नहीं था, इनका कोई दत्तक पुत्र, इन्होंने गोद तो ले लिया था कि उनके बाद जो है वो इनका जो दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड सन जो है वो इनके राज्य को संभालेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस पॉलिसी को नहीं मानती थी। उन्होंने तो साफ कह रखा था, जिसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको क्या कहा जाता है, उस पॉलिसी का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो ये उस पॉलिसी का नाम है जो कि लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जिसकी भी मेल सक्सेसर नहीं होगी उसके राज्य को मिला लिया जाएगा। अब ये अपनी झांसी को बचाने के लिए रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करती है। अब हम करते हैं राजा कुंवर सिंह की बात करते हैं, ठीक है, बिहार में, ठीक है। बिहार के अंदर, इन बिहार कुंवर सिंह अ लोकल जमींदार ऑफ द आरा बिकम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। अब ये जो बिहार के पीजेंट्स थे, आपको पता है कि बिहार के पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉइट किया जाता था, है ना, ज़बरदस्ती उनसे प्लांटेशन करवाई जाती थी इंडिगो की, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ज़बरदस्ती उनसे करवाई जाती थी, है ना। और बदले में उनको जो है मतलब
कह सकते हो कि पूरी साल मेहनत करने पर उनको थोड़ा बहुत ही अनाज दिया करते थे या उनको थोड़े बहुत ही पैसे दिया करते थे, ठीक है। तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। अब सभी जो पीजेंट्स ने आकर के और इनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये वहाँ के लोकल यानी कि 84 विलेजेस के क्या थे, ये हेड थे, तो आकर के इनसे कंप्लेंट करते हैं और इन्होंने आरा बिहार से पीजेंट्स को लीड करते हुए इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये हो गया सारा। अवध से जो है वो कौन थे, द पीपल इलेक्टेड ब्रिजेश कादिर द यंग सन ऑफ। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अवध से कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, तो ब्रिजेश कादिर कर रहे थे। अब ये ब्रिजेश कादिर कौन थे, ये अवध के नवाब थे, कौन, वाजिद अली शाह, उनके छोटे बेटे थे जिसका नाम था ब्रिजेश कादिर। तो लोगों ने इसे अवध से ब्रिजेश कादिर को अपना लीडर के रूप में चुना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है अवध इन रिवोल्ट। रिवोल्ट अवध में कैसे हुआ, किन रीजन से हुआ, यहाँ जान लेते हैं। इन 1856 की बात हम करें, द किंगडम ऑफ अवध वाज फॉर्मली एनेक्स ऑफ ब्रिटिश। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अवध को ब्रिटिश एम्पायर में कब मिलाया गया, तो 1856 के अंदर, ठीक है। ऑल द मेजर, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी, 1851 के अंदर डलहौजी ने क्या कहा था, ठीक है। डलहौजी ने एक स्टेटमेंट बोली थी, कौन सी, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, एक ये स्टेटमेंट बोली थी, ठीक है। अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, तो ये स्टेटमेंट बोली थी। तो इसका मतलब कहने का ये था कि अवध एक ऐसी चेरी है, चेरी किसको बोला गया, चेरी बोला गया अवध को, कि ये एक ऐसी चेरी है जो एक न एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। क्यों बोला, क्योंकि वो अवध को हथियाना चाहते थे, पाना चाहते थे। क्या रीज़न था कि वो अवध पर इतनी ज़्यादा नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि अवध की सॉइल की फर्टिलिटी कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, डेंस पॉपुलेटेड था, वहाँ पर यंग जनरेशन काफ़ी थी, है ना, जो यंग लड़के वगैरह होते थे, यंग जनरेशन काफ़ी थी, जिससे कि वो अपने आर्मी में उनको रिक्रूट करके अपना काम निकलवा सकते थे। तीसरा ये कि अवध के अंदर, अवध जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर भी था, पैसा वैसा खूब था, नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी थे। इन सभी रीजंस की वजह से ये लोग क्या करना चाहते थे, अवध को पाना चाहते थे। तो ये स्टेटमेंट बोली थी 1851 के अंदर। लगातार 5 साल तक, लगातार 5 ईयर तक एफर्ट्स करने के बाद, ठीक है, फाइनली क्या करते हैं, 1856 के अंदर इसको जो है एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। द मेजर एरियाज इंडियाज इंक्लूडिंग द मराठा लैंड एंड द दोआब एंड द कार्नेटिक, the Punjab and the Bengal were the conquered by the British by the early 1850s, ठीक है। 1850s के अर्ली फेज में, है ना, तो इतने जगहों को ये कैप्चर कर लेते हैं और अपने ब्रिटिश एम्पायर को और ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सब्सिडरी अलाइंसेस, अब हम बात करते हैं किसकी, सब्सिडरी अलाइंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम प्लस आपके सीयूटी में पूछा जाता है, ठीक है। सीयूटी में आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाएगा, जबकि बोर्ड एग्जाम में आपका हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसकी फॉर्म में आ जाए। व्हाट डू यू मीन बाय द सब्सिडरी अलाइंसेस। सब्सिडरी अलाइंसेस का मतलब होता है बच्चे सहायक संधि। क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक संधि। क्या बोलते हैं, सहायक संधि, ठीक है। द सब्सिडरी अलायंसेस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सब्सिडरी अलायंसेस को अवध पर कब उसको थोपा गया, कब इसको इम्पोज किया गया, तो 1801 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हर बार पूछी जाती है। दिस सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798, ठीक है। सो ये जो सब्सिडरी अलायंस थी, ये किसने लागू की थी, तो ये की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब की थी, 1798 के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप ये मानकर चलो इन दोनों डेट में से एक तो 100% आपकी आनी है। किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। कब लागू किया था, 1798 के अंदर। अवध पर कब इम्पोज किया गया था, 1801 में। ऑल दोज हु एंटर सच द, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये सहायक संधि आखिर थी क्या, क्यों इसको एक सहायक संधि बोला जाता है। सहायक संधि का मतलब होता है दोनों तरफ से कुछ डील हुई होगी, है ना। तो डील किस किस के बीच में हुई, डील हुई जो पर्टिकुलर जो भी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो ये सब्सिडरी अलायंस जिस भी स्टेट के ऊपर इम्पोज किया करती थी उसके रूलर के साथ में एक डील डन किया करती थी, है ना। वो डील क्या थी कि ब्रिटिश all those who entered in such the alliance with the British had to accept the certain terms and the condition which were as follows। तो कौन कौन सी थी, the British would be responsible for the protecting their alloy। alloy का मतलब क्या होता है बच्चे, जो इस संधि को स्वीकार कर चुका होता है उसको कहा जाता है alloy, यानी कि उसके अंडर में वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे
ये हुआ था आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, ठीक है, कोल्ड वॉर एरा हुआ था। तो कोल्ड वॉर में भी क्या हुआ था कि बहुत सारी कंट्री जो है वो यूएसए यूएसएसआर की तरफ जो है वो मिली हुई थी, है ना। तो कुछ जा रही थी इसकी तरफ, कुछ जा रही थी इसकी तरफ। तो जो मेन जो सुप्रीम पावर थी कौन थी, यूएसए और यूएसएसआर थे, तो वो मेन हेड हो गए। उनके नीचे जो भी कंट्रीज उनका साथ देने वाली होंगी वो उसकी अलॉय होंगी। इसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देंगे या जो इस अलायंस को या जो फिर इस सब्सिडरी अलायंस को जो स्वीकार कर लेता था, एक्सेप्ट कर लेता था, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से ये एश्योरिटी दी जाती थी कि पूरी तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली उनके ऊपर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाहर से कोई राजा अगर आप पर अटैक करना चाहता है तो उनको पहले हमसे सुलटना पड़ेगा, है ना। इंटरनली भी आपके राज्य में कोई भी किसी तरह का कोई रिबेल नहीं करेगा, कोई विद्रोह नहीं करेगा, कोई आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। इस तरह की प्रोटेक्शन की पूरी एश्योरिटी दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस पर्टिकुलर राजा को। अब उस राजा की तरफ से क्या बोला गया था, एक्सटर्नल और इंटरनल ये हो गया। इन द टेरिटरी द अलाय अ ब्रिटिश आर्म द कॉन्टिजेंट वुड बी स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पर उस राजा को क्या बोला गया था कि तुम ये इतनी बड़ी बड़ी जो अपनी आर्मी रख रहे हो ना, अब आपको ये आर्मी नहीं रखनी है। तो उस आर्मी को क्या कर दिया गया, उस आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया, ठीक है, उस आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया। मतलब कि तुम्हें इतनी बड़ी आर्मी नहीं रखनी है, और जो थोड़ी बहुत जो आर्मी रखनी होगी वो क्या होंगे, वो सारे ब्रिटिश मतलब मैक्सिमम जो है 100% की जगह अब आप ये मान लो 70 to 80% ब्रिटिश सोल्जर ही होंगे। उनका जितना भी जो एक्सपेंसेस होगा, मतलब रहना खाना पीना, ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारा का सारा वो राजा ही देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पे नहीं करेगी, वो राजा करेगा। देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, है ना। और यहाँ पर वो अपना कोई भी काम जो है वो अपने तरीके से नहीं कर सकेंगे। कहने का मतलब ये कि इस सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग जो भी राजा इसको एक्सेप्ट कर लेता था तो उसको ब्रिटिशर्स की बात माननी होती थी। क्या कि तुम इतनी बड़ी आर्मी नहीं रखोगे, थोड़ी सी आर्मी रखनी है तो वो उनके एजेंट होंगे, उनका पूरा का पूरा एक्सपेंसेस वो उठाएगा। पॉइंट नंबर 2 इसमें बताया जाएगा कि अगर कोई भी पर्टिकुलर राजा जो इसको एक्सेप्ट कर लेता था उसको किसी अदर राजा के साथ में फ्रेंडशिप करनी है, ट्रेडिंग रिलेशंस बनाने हैं, कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, तो पहले वो परमिशन लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। वहां से डन हो जाता है, वहां से ओके हो जाता है कि हाँ ठीक है, हमारी परमिशन जो है वो है तुम्हें, तो परमिशन ग्रांटेड कर दी जाती है, तब जाकर वो पर्टिकुलर राजा कोई काम कर सकता था। अदरवाइज तो बिना उनके परमिशन के कोई काम नहीं होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द अवध। अब ये अवध में इतना इंटरेस्ट क्यों रख रहे थे, इसका भी रीजन जान लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, ग्रेजुअली द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन द एक्वायरिंग द टेरिटरी अवध इंक्रीज्ड। दे फाउंड द सोयल ऑफ अवध वाज गुड प्रोड्यूसिंग द इंडिगो एंड कॉटन। तो जो सॉयल थी किसकी, अवध की, वो इंडिगो की प्लांटेशन के लिए, कॉटन की प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। सो ये दोनों ही रीज़न, एक तो ये माने जाते हैं कि सॉयल की फर्टिलिटी इन दोनों कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। द रीजन वॉज लोकेटेड टू बी डेवलप्ड इन टू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ द अपर इंडिया। तो अपर इंडिया का कहने का मतलब है कि हमें यहाँ से अच्छी खासी एक मार्केट मिल सकती है ना, किसके लिए, कॉटन प्रोड्यूसन के लिए, ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। तो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन को, इंडिगो की कल्टीवेशन कराएंगे, बाहर उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारे पास पैसा आएगा। तो इस वजह से वहाँ के लोगों से काफ़ी ये इस तरह की कल्टीवेशन कराते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ अवध। अब वाजिद अली शाह जो कि अवध के नवाब थे, ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह, ये थे नवाब वाजिद अली शाह। अब इनको क्या बताया गया था, इनको बोला गया था कि तुम ना सब्सिडरी अलायंसेस को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी राजा अगर सब्सिडरी अलायंसेस को मानने से मना करता है, ठीक है, तो फिर उनको क्या करना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में लड़ाई करनी पड़ती थी। और जब उसमें पूरी तरह से हार जाता था तो उसका राज्य भी ब्रिटिश में मिला लिया जाता था, और फिर उनको मतलब ना वो इधर का रहता था ना उधर का रहता था। तो बेटर है कि इस अलायंस को मान लिया जाए, है ना, सब्सिडरी अलायंसेस को। अब अवध के राजा को बोला गया, वाजिद अली शाह को, कि ये टर्म एंड कंडीशन है, देख लो, अगर मानना चाहो तो मान लो, अदरवाइज तो नहीं, तो फिर आपको पता ही है कि बैटल करनी होगी। तो अवध के राजा ने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं सब्सिडरी अलायंसेस को जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ। तो इस पर सिग्नेचर कर दिए, डील डन हो गई, ठीक है। अब इस तरह से वो अवध को तो नहीं हथिया पाए थे, अवध को तो अपने अंडर में नहीं ले पाए थे, क्योंकि इन्होंने उनकी बात मान ली थी, तो कैसे लेते, ठीक है। तो अब ये तरीका तो फेल हो गया कि अवध उनके हाथ नहीं आया। दूसरा तरीका उन्होंने क्या अपनाया, यार अभी भी अवध हमारे हाथ में नहीं आया, तो कैसे इस अवध को ले। तो फिर क्या करते हैं, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इन पर मिस गवर्नेंस का एलिगेंस लगाते हैं। मिस गवर्नेंस का एलिगेंस करने का मतलब है कुशासन की नीति जिसको बोलते हैं। कुशासन का आरोप लगाकर
वहाँ की जनता को भड़का दिया कि भाई तुम्हारे राजा ठीक से रूल नहीं कर रहे हैं, है ना, और ज़मींदारों का ज़्यादा साथ देते हैं, पीजेंट्स की बुरी हालत हुई, तो वहाँ के लोगों को ना एकदम मतलब पूरी तरीके से भर दिया अपने राजा के अगेंस्ट, ठीक है। और वहाँ के लोग भी डिमांड करने लगे, ठीक है। जो लॉयल थे वो तो लॉयल थे, जो राजा पर विश्वास करते थे वो करते थे, ठीक है। लेकिन इन बहुत सारे लोगों ने अपने इस राजा को हटाने की डिमांड करी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही किया। उनको तो चाहिए ये था, फिर उन्होंने उनको डीथ्रोन कर दिया और डीथ्रोन करके उनको कहाँ पर भेज दिया? कलकत्ता भेज दिया बच्चे, ठीक है। कहाँ पर भेज दिया उनको? कलकत्ता भेज दिया, ठीक है। उनको एग्जाइल कर दिया कलकत्ता की तरफ। तो ये अवध से कहाँ चले जाते हैं? अवध से ये कलकत्ता इनको डिथ्रोन कर दिया। The annexation of the Awadh, Lord Dalhousie, Governor of India, on the pretext of the misgovernance, created the dissatisfaction in all the areas and the principalities that were annexed. नवाब वाजिद अली शाह वॉज डिस्प्लेस्ड एंड एग्जाइल द कलकत्ता। मैंने कहा ना कहाँ पर एग्जाइल कर दिया उनको? कलकत्ता भेज दिया, देश निकाला दे दिया। द रिमूवल ऑफ द नवाब लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर। और फिर पूरी तरीके से 1856 के अंदर ये जो अवध है वो एनेक्स कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और उनको ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कमस्टांसेस आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब अवध को कैप्चर करने के बाद सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। अवध को कैप्चर करने के अब जब तक तो वाजिद अली शाह तब तक सिचुएशन बहुत सही चल रही थी, लेकिन अवध को कैप्चर करने के बाद ये किस तरह की सिचुएशन थी वो हम जानेंगे। एनेक्सेशन ऑफ द अवध क्रिएटेड द ग्रीवनेस अमंग द तालुकदार। तो एक दुख का माहौल क्रिएट हो गया था, किनके लिए? खास करके तालुकदार के लिए, खास करके जमींदार के लिए, क्योंकि जमींदार अपने राजा के प्रति लॉयल थे, क्योंकि जब तक राजा थे उनका एक तरीके से राजा का सपोर्ट उनको मिलता रहा था, नवाब का सपोर्ट उनको मिलता रहा था, है ना। तो बहुत अच्छे से उनकी लाइफ जो है वो चल रही थी। लेकिन उनके जो सुनने वाले थे, उनके सपोर्टर से उनको ही निकाल दिया तो उनकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा दुख वाली हो जाएगी ना। तो द एनेक्सेशन ऑफ द अवध क्रिएटेड द ग्रीवनेस ऑफ अमंग द तालुकदार, पीजेंट्स एंड द सेपॉय। तो तालुकदारों के लिए, पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए और सिपाहियों के लिए बहुत ही दुख वाला जो है वो जीवन हो गया था उनके लिए। द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द इमोशन एंड द इशूज, ट्रेडिशन एंड द लॉयल्टीज लेड देमसेल्फ टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जो भी इनके लॉयल थे, तालुकदार थे, पीजेंट थे, सिपाही थे, जो भी अपने राजा को बहुत अच्छा मानते थे और थे भी बहुत अच्छे, मतलब अपने जो गार्जियन होते हैं ना उनकी तरह से उनको मानते थे, राइट। और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन जैसे उसको एनेक्स कर लिया जाता है तो ये तो बेचारे हो गए ना, बेचारे का मतलब होता है इनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया। अब वो अपने राजा को डीथ्रोन करने के बदले इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे कि क्यों हमारे नवाब को, क्यों हमारे राजा को जो है वो डीथ्रोन करके उसको कलकत्ता भेज दिया गया। तो इस बात का बदला लेने के लिए अवध के पीजेंट्स, तालुकदार और जो ये थे सिपॉयज थे, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और अवध से ब्रिटिश कादिर के साथ में वो हो गए और इस तरीके से रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है बच्चा, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवोल्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द प्रोक्लेमेशन एंड द इश्तिहार नोटिफिकेशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सीधा साधा है कि जितना हम रिवोल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो एक बहुत बड़े लेवल पर ये जा सकता है। और अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इसको सरप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा और ये फिर इंडिया छोड़ करके चले जाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था ना कि इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडिया से बाहर निकालना, मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था। लेकिन इसके तरीके इनके अलग थे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवोल्ट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द प्रोक्लेमेशन एंड द इश्तिहार नोटिफिकेशन इशूड बाय द लीडर इन 1857। अब ये जो लीडर बने थे बच्चे, है ना, इशूड बाय द रिबेल्स इन 1857, जो ये लीडर्स बने थे, इन्होंने लोगों को एनकरेज करने के लिए, है ना, लोगों को मोटिवेट करने के लिए जगह जगह पर इश्तिहार लगाए। खास करके जो मुस्लिम, जो प्रिंस वगैरह थे, है ना, मुस्लिम जो रूलर्स थे, क्योंकि उस टाइम में मुस्लिम रूलर्स का ही जो रूल चल रहा था, है ना, तो वो क्या करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराने के लिए, बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट कराने के लिए लोगों को यूनिटी का पाठ पढ़ाएंगे, यूनिटी का लेसन बताएंगे। और यूनिटी का लेसन दिखाने के लिए उन्होंने जगह जगह पर बैनर्स वगैरह जो है वो लगाए ताकि लोग इनको देखें, इनकी यूनिटी को, जो भी उस बैनर में दिखाई गई थी, यूनिटी को देख करके हिंदू मुस्लिम दोनों एक होकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगा सके, ठीक है। सो दीज आर डिस्कस एज द बिलो। तो विजन ऑफ यूनिटी, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 अपील टू ऑल द सेक्शन ऑफ द। तो यहाँ पर अपील की जाती है सभी सेक्शंस के लोगों से। सभी सेक्शन का मतलब पीजेंट हो गए, जो
आर्टिशंस हो गए, ठीक, अदर जो भी मतलब अलग अलग उससे बिलोंग करते थे, अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते थे। तो सभी सेक्शंस के लोगों से, चाहे वो छोटी कास्ट का है, बड़ी कास्ट का है, पीजेंट है, जमींदार है, कुछ भी है, गरीब है, अमीर है, सभी लोगों से अपील की गई कि वो इस रिवोल्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड द क्रीड। तो आप ये मत देखिए कि आप कौन सी कास्ट के हो, कौन सी क्रीड के हो, ठीक है, तो ये मत देखिए कि आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, ये मत आप देखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकालना है, हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, और इसके लिए आपको यूनिटी, आपके अंदर यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। even if the proclamation were issued by the Muslim prince or in their name, they took care of the sentiments of the Hindu। उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि यार हम ठीक है, हम मुस्लिम हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं देखना कि हम मुस्लिम हैं, ये नहीं देखना कि हम इस्लाम धर्म से, ये नहीं देखना कि वो हिंदू धर्म से हैं, नहीं, हम लोग अभी इंसान हैं, हम लोग एक होकर के, और दोनों क्या करेंगे, एक होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकालेंगे। उनके हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को रखने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं को समझकर उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया। द रिवोल्ट वॉज लॉस और द गेन। अगर तो रिवोल्ट के अंदर हिंदू मुस्लिम अगर दोनों यूनाइट होकर लड़ते हैं, अगर तो लड़ने में, अगर वो अपना मकसद पाने में कामयाब हो गए तो दोनों का प्रॉफिट होगा, और अगर वो नहीं गए, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं गई या उनको सरप्रेस कर लिया गया, तो दोनों को नुकसान होगा, ठीक है। सो रिवोल्ट वाज लॉस और अगेन इक्वली फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। द इश्तिहार वर सिंबल टू शो दैट द एग्जिस्टेंस द डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की लीडरशिप में जगह जगह पर इश्तिहार लगा करके लोगों को यूनाइट होने का एक लेसन दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। अब अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन में क्या करेंगे, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द रिवोल्ट वर अगेंस्ट द एवरीथिंग रिलेटेड टू द ब्रिटिश रूल और द फिरंगी राज, ठीक है। सो प्रोक्लेमेशन रिवोल्ट वर अगेंस्ट जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से, यूरोपियन से रिलेटेड था, कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी पर्सन था, कुछ भी एक्साइटेड, उनके घर थे, उनके ऑफिसेस थे, तो सभी को वो टारगेट करने लगे, सभी को जो है डिस्ट्रॉय करने लगे, फिरंगी राज को खत्म करना था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आएगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ द रिवोल्ट वर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था, एवरीथिंग रिलेटेड टू द ब्रिटिश रूल और द फिरंगी राज। फिरंगी किसको कहा जाता है बच्चे, फिरंगी कहा जाता है इन ब्रिटिशर्स को, विदेशियों को फिरंगी कहा जाता है ना। तो द ब्रिटिश एनेक्सेशन एंड द ट्रीटीज वर द कंडेम्ड बाय देम, राइट। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स द एनेक्सेशंस एंड द ट्रीटीज वर कंडम्ड बाय देम। अब ब्रिटिशर्स ने इनको सरप्रेस करने के लिए बहुत बहुत तरह के तरीके अपनाए। कैसे तरीके अपनाए, पॉइंट नंबर 1, उन्होंने ज़मींदार को एक तरीके से खरीद लिया था। ज़मींदार को लालच दिया गया कि देखो तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारी ज़मीन जो वापस कर दी थी उसको हम तुम्हें वापस दे देंगे। यानी कि जो किसानों को कल्टीवेशन करने के लिए, कल्टीवेट कराने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ज़मींदारों से उनकी जो ज़मीन छीनी हुई थी वापस से किसानों को कर दी। फिर से बोला गया था कि हम तुम्हारी ज़मीनों को वापस तुम्हें दोबारा दे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। बिक गए वो, है ना, लालच में आ गए, ठीक है। और कुछ लोगों को बोला गया कि तुम जो है वो हम तुम्हें बहुत अच्छी पोस्ट देंगे, है ना, तुम हमारा साथ दो। इस तरीके से लोगों को, कुछ को तो जो है वो इस तरीके से लालच दे करके अपने साथ मिलाया गया। कुछ को अपनी जो ब्रूटल पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, जैसे सब्सिडियरी अलायंस थी, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ को लागू करके और इस तरीके से उसको सरप्रेस करने की कोशिश की गई, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये सरप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उनके पास आर्मी भी बहुत अच्छी थी, राइट, और क्विक एक्शन लिया करते थे, उनके पास वेपन्स भी अच्छी क्वालिटी के थे। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे इसको सरप्रेस करने में कामयाब होते जा रहे थे, वो सक्सेस होते जा रहे थे। और एक टाइम आएगा, हालांकि उनको 1 से 1.5 साल लगा इसको सरप्रेस होने में, लेकिन एक टाइम आएगा जब पूरी तरीके से इसको सरप्रेस कर देंगे। इसके फेल होने के रीज़न क्या थे, फेल होने के रीज़न भी यहाँ पर माने जाते हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हम नहीं मान सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ना एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार ना उस पर काम करते रहना होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाता था, वो चेन, वो लिंक जो है वो टूट गया था, जिसकी वजह से उनको वो वीकनेस पता चल गई और वो जल्दी ही सरप्रेस होने लगे। तो वहाँ के कुछ लीडर्स को उन्होंने अपने साथ मिला लिया था, और ये पूरी तरीके से हर जगह पर फैला भी नहीं था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसका रिजल्ट, इसका सरप्रेस करने का या इसके फेल होने के रीजंस क्या निकले, ठीक है, रीज़न ऑफ फेल, ठीक है। फेल होने के रीज़न क्या थे इसके, तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या था कि आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग लीडर का ना होना, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग
लीडर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ठीक से कोऑर्डिनेशन करना होना, स्प्रेड, नॉट स्प्रेड इन ऑल द एरियाज, ठीक है, पूरी तरीके से ये जो है वो सभी एरियाज़ के अंदर नहीं पहुंचा था और बिल्कुल साउथ में नहीं पहुंचा, बिल्कुल आप ये देख लीजिए साउथ में तो बिल्कुल ही नहीं गया ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ईस्टर्न की बात करें, ठीक है, ठीक है, अगर हम यहाँ ईस्टर्न की साइड की बात करें, ठीक है, ईस्ट साइड की बात करें इधर, तो ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं, मतलब कह सकते हो आप कि इस एरिया में यानी कि यूपी, बिहार, एमपी, ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट जो है आप कहाँ का ले सकते हो, हरियाणा से भी जो है रिवोल्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो कहने का मतलब आप ये देख रहे हो कि इंडिया के कुछ एक पार्ट तक ही, कुछ एक स्टेट तक ही ये सीमित रहा, ना तो यहाँ गया, ना बिल्कुल यहाँ ऊपर गया, ना इसके वेस्ट साइड में गया, थोड़ा बहुत गया, और ईस्ट साइड में तो बिल्कुल नहीं गया। तो हर एक जगह ना पहुँचने की वजह से भी कम लेवल पर ये पहुंचा था, जिसकी वजह से इसको सरप्रेस करना थोड़ा सा इजी हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। तो पीपल वर एंगर ड्यू टू द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड द dispossessed landholders, both the big and the small, and the foreign commerce had driven artisan and weaver ruined. अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पीपल वर एंगर्ड, गुस्सा हो गए थे, पीपल लोगों के अंदर वो गुस्सा भर चुका था, किस लिए, टू द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, तो जो उन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगा रखा था, फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये आएगा बाद में जो परमानेंट सेटलमेंट वगैरह होता है ना, तो हमने देखा था प्रीवियस उसमें चैप्टर में देखा था कि 1793 के अंदर ये क्या आ गया था, परमानेंट सेटलमेंट आ गया था, ठीक है। 1820s के आसपास में जो है वो आपका कौन सा रैयतवाड़ी सिस्टम आ गया था। तो ये जगह जगह पर इस तरह की जो रेवेन्यू सिस्टम लगा रहे थे, तो इनसे भी परेशान हो गए थे पीजेंट्स, बहुत ज़्यादा फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा था जितना कि वो चाहते थे, और चाहते थे चलो उतना भी देखो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम उनको जो है वो आउटपुट मिल रहा था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर वो गुस्सा भरा हुआ था, ठीक है। एंड डिस्पोज द लैंड ऑनर्स, और वो एक तरीके से बदला लेना चाहते थे लैंड होल्डर्स के प्रति, राइट। सो ऑफ बोथ द बिग एंड द स्मॉल एंड द फॉरेन कमर्स हैड ड्राइवन द आर्टिशन, और ये जो कमर्स होता है, मतलब कि जो आर्टिशंस वगैरह होते थे, वीवर्स वगैरह होते थे, जो कपड़ा बुनाने का काम करते थे, या फिर जो आर्टिशंस वगैरह होते थे किसी भी तरह का काम करते थे, तो उनके बनाई हुई चीज़ों पर, यानी कि जो भी वो मैन्युफैक्चर किया करते थे, बनाते थे, कपड़ा बनाते थे या मूर्तियाँ बनाते थे, एक्सेट्रा कुछ ही बनाते थे, तो उनको अपने आप से किसी दूसरी जगह पर सेल करने नहीं दिया जाता था। वो बनाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट उनसे वो चीज़ खरीदेंगे कम दामों पर और खुद उसको सेल करेंगे, उसको डबल ट्रिपल रेट पर। तो उनको वो चीज़ें उनके लिए बैन की गई थी, कि तुम रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो सोचो जरा, उनको इंडियंस को हर तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया कि ना तो तुम्हें अपने बनाए हुए सामान, तुम्हें जो है बनाओगे तो हो ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो करोगे नहीं, और अगर कर भी रहे हो तो उनको आप किसी अदर मर्चेंट्स के साथ में डील नहीं करोगे, किसी दूसरे एरिया में सेल करने के लिए नहीं जाओ। हर तरीके से उनको एक तरीके से बाउंड किया हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, द सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव पावर इन द प्लेस लाइक द दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, द रिबेल्स ट्राई टू एस्टैब्लिश एंड काइंड अथॉरिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वंस द ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स्ड। अब यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली के अंदर, ठीक है, प्लेसेस लाइक द दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, द रिबेल्स ट्राई टू एस्टैब्लिश अ काइंड ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो एरियाज़ के अंदर ये रिबेल जा चुका था, एंड एडमिनिस्ट्रेशन वंस था, तो सभी लोग चाहते थे कि ब्रिटिश का जो रूल चल रहा है वहाँ पर उनको ख़त्म करना, ठीक है, वहाँ से उनका ये ख़त्म हो जाए, उनका रूल ख़त्म हो जाए। तो एक बार अगर ब्रिटिशर्स का रूल्स ख़त्म हो गया वहाँ से, है ना, रूल ख़त्म हो गया, यानी कि उनका जो एक तरीके से शासन चल रहा था वो ख़त्म हो गया, तो हमारी जो है वो आज़ादी पक्की है और हम अपने तरीके से खुशी खुशी रहेंगे। इट वॉज ट्राई टू ब्रिंग बैक द 18th सेंचुरी मुगल वर्ल्ड। ये क्या करते थे, एक तरीके से अपना वो अपना टाइम वापस लेकर आना चाहते थे, जो 18th सेंचुरी में मुगलों के टाइम पर वो चल रहा था, वही टाइम वापस दोबारा लाना चाहते थे, इन फिरंगियों को यहाँ से भगाना चाहते थे, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश बाय द रिबेल्स एम्ड at meeting the demands of the war, but these structure did not survive the British the onslaught attack। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स के रहते तो ये काम नहीं हो सकता था,
तो इसके लिए पहले ब्रिटिशर्स को हराना पड़ेगा, एक बड़े लेवल पर प्लानिंग करनी होगी, तब जाकर कहीं स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या होनी चाहिए, एक आर्मी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के वेपन्स होने चाहिए, अच्छा लीडर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से, जिसके बिहार पर हम इन ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। और जब एक बार हार जाएगी तो वो यहाँ से चली जाएगी और हमें अपना राज दोबारा से मिल जाएगा। वही टाइम आ जाएगा जो हम जो है वो मुगलों के टाइम पे जैसे हम रहा करते थे, है ना। तो इस तरीके से इसे बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। द ब्रिटिश हैड टू रिसोर्ट टू अ नंबर ऑफ द हार्श मेजर्स। अब मैंने बताया ना कि इसको सरप्रेस भी अलग अलग तरीके से किया गया, तो लोगों को पनिशमेंट भी दी गई, मतलब ये उनका सरप्रेस करने का तरीका था। ठीक है, सरप्रेस कैसे किया गया, किसी को तो लालच देकर अपने पास मिला लिया, किसी को पोस्ट का लालच देकर फिर अपने साथ में मिला लिया गया, किसी को हार्ड पनिशमेंट देकर कहीं पर अटैक करके उनको डिफीट कर दिया, उनको मार दिया। अब ये हार्ड पनिशमेंट कैसे देते थे ये देखना। तो इसमें ब्रिटिश हैज द रिजोर्ट नंबर ऑफ द हार्श मेजर इन द ऑर्डर टू सरप्रेस द रिवोल्ट, दीज मेजर्स वर। तो न्यू लॉज वर इनैक्टेड। अब यहाँ पर उसको सरप्रेस करने के लिए नए नए कानून बनाए गए, लागू किए गए, है ना, इंडियन पर। तो द ब्रिटिश पास द सेवरल लॉ विद टू द हेल्प ऑफ द ट्रूप बिफोर द सेंडिंग दैम रीऑक्यूपाई द नॉर्थ इंडिया। तो वो क्या करते थे, अपने ट्रूप्स का मतलब होता है अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां जो है वो पर्टिकुलर एरिया में भेजते थे। ठीक है, उनको अलर्ट करते थे पहले कि या तो तुम अपने जो भी तुम रिबेल कर रहे हो, जो भी तुम्हारा यहाँ पर चल रहा है, या तो तुम उसको बंद कर दो, अदरवाइज तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इस तरह से पहले उनको वार्न किया करते थे, अगर नहीं मानते थे तो उनको मार दिया जाता था। ठीक है, ऑक्यूपाई इन द नॉर्थ इंडिया, द नंबर ऑफ द एक्ट वर पास्ड इन द मे एंड द जून। तो बहुत सारे एक्ट को पास किया गया, कब, मई और जून के टाइम 1857 में, विच ऑल्सो पुट द नॉर्थ इंडिया अंडर द मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सभी ऑफिसर्स को, चाहे वो छोटे ऑफिसर थे चाहे वो बड़े ऑफिसर, सभी को ये ऑर्डर दिया हुआ था, शूट एट साइट का। जो भी तुम्हें रिबेलियन दिखे ना, तो हमारी तरफ से पूरी छूट है कि तुम उसको शूट कर दो, गोली मार दो उसको, हम नहीं कहेंगे कुछ भी, तो गोली मार दीजिए उसको। ठीक है, सो द आर्मी ऑफिसर एज वेल एज कॉमन इंग्लिशमैन वर एम्पावर्ड टू ट्राई टू पनिश द इंडियन ऑन द मेयर सस्पेंस। ठीक है, तो उनको पूरी तरीके से ये फ्रीडम दे दी गई थी कि तुम अपने तरीके से रिबेलियंस को जैसे सरप्रेस करना चाहते हो, जैसे तुम हार्ड से हार्ड पनिशमेंट देना चाहते हो, आप दो। ठीक है, तो इस तरीके से उनको बताया गया। नेक्स्ट आता है कंक्वेस्ट ऑफ द दिल्ली। दिल्ली को कैसे कंक्वायर किया गया। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर जो कि एक मतलब लीडर थे, ठीक है, उसके पूरे कर्ता धर्ता वही थे, तो उसको डिफीट करना, उसको सरप्रेस करना बनता था। तो एक बार अगर लीडर को ही कैप्चर कर लिया, एक बार अगर लीडर को ही उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, तो इसका मतलब सारी पूरी की पूरी सेना वैसे ही हार जानी है। तो द पॉइंटेड अटैक वॉज ऑर्गेनाइज टू कंक्वायर दिल्ली। अब दिल्ली को कंक्वायर करने के लिए दो तरफ से अटैक किए गए। वन फोर्स मूव्ड फ्रॉम द कलकत्ता। तो एक कलकत्ता कहाँ पर है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, कलकत्ता कहाँ पर, आप देखते हो ना, कलकत्ता यहाँ पर है। ठीक है, तो एक तरफ तो कलकत्ता और दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है। ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है। तो एक तरफ से क्या किया गया, एक तरफ से कलकत्ता से अटैक किया गया, दूसरा क्या था, दूसरा पंजाब से किया गया। पंजाब यहाँ पर था। ठीक है, पंजाब यहाँ पर था। ठीक है, तो पंजाब से दिल्ली पर अटैक किया गया। तो ये कलकत्ता हो गया, ये पंजाब हो गया। तो इसको अटैक करने के लिए दो तरफ से ब्रिटिशर्स ने अपनी योजना बनाई, अपना प्लान किया। तो द नॉर्थ इंडिया एंड द सेकेंड फोर्स फ्रॉम द पंजाब। तो एक आर्मी आती है, एक सेक्शन आता है किसका, एक सेक्शन आता है आर्मी का पंजाब की तरफ से, और दूसरा आता है किसकी तरफ से, कलकत्ता की तरफ से। द ब्रिटिश वांटेड टू कंक्वायर द दिल्ली बाय द अर्ली। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली को कंक्वायर करने के लिए अर्ली जून 1857 को इस तरीके से प्लान किया। बट द सिटी वाज फाइनली कैप्चर ओनली इन द लेट सितंबर। तो प्लान तो किया था जून 1857 में, ये स्टार्ट तो कर दिया गया था, लेकिन इसको कैप्चर करने में बहुत जो है टाइम लगा। और फिर सितंबर, जून से लेकर के सितंबर तक का टाइम जो है वो उन्होंने लिया, और फाइनली सितंबर 1857 के अंदर दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, सो इतना टाइम लगा, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, कैप्चर ऑफ द गैंगटिक प्लेन। अब यहाँ पर गैंगटिक प्लेन को कैसे कैप्चर किया गया, मतलब जो गंगा रिवर के आसपास में थे, क्योंकि गंगा रिवर से वो अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते थे, है ना, सामान लाना ले जाना होता था, तो उसके एरिया को कैप्चर करना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। द गैंगटिक एरिया वॉज कैप्चर विलेज बाय विलेज। ठीक है, अब यहाँ पर गाँव
मतलब छोटे छोटे गाँव को उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया। तो जब छोटे छोटे गाँव को कैप्चर कर लेंगे तो फिर टाउन कैप्चर हो जाएंगे, फिर सिटी कैप्चर हो जाएगी और फिर स्टेट कैप्चर हो जाएगा। तो द ब्रिटिश यूज द मिलिट्री पावर ऑन अ गैंगटिक स्केल, ठीक है, एक बहुत बड़े लेवल पर जो है वो छोटे छोटे विलेजेस को कन्क्वायर करना स्टार्ट किया। द कंट्री साइड एंड द पीपल वर वेरी होस्टाइल, ठीक है। तो ये जो लोग होते थे बेचारे गरीब तो होते ही थे, इनको नहीं पता था कि कैसे अपने आप को जो है वो डिफेंड किया जाए, कैसे अपने आप को सिक्योर करने के लिए उन पर जो है वो वार किया जाए या उनका सामना किया जाए। बहुत ही इनोसेंट टाइप के थे। सो एज पर द ब्रिटिश ऑफिसर इन अवध अबाउट द 3/4 ऑफ एडल्ट मेल पॉपुलेशन वॉज रिबेल। तो यहाँ पर अवध में जो एक बहुत बड़े लेवल पर यानी कि 3 to 4 जो परसेंटेज रेशो बताया गया है, 4 में से 3 जो पूरा का पूरा भाग होता है, पार्ट होता है, तो वो एडल्ट जो है वो लोगों का था, है ना, मतलब यंग लोगों का था जो कि उसमें रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब अवध को जहाँ पर सरप्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता था, ठीक है। अब आप ये देखिए 4 भाग में से, अब ये क्या है, इसका 4 भाग है, तो उसमें से 1, 2, 3 ये तीनों पार्ट जो है वो इतने बड़े लेवल पर, सिर्फ एक छोटा पार्ट था जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बाकी इतने बड़े लेवल पर अवध से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रिवोल्ट के अंदर। तो रिवोल्ट को अवध में सप्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया था। द एरिया वॉज brought under the control only in March 1857 after the practicing the fight, ठीक है। So they also broke the unity among the landlords and the peasant and by promising the give back to big landlords and their estate, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, इसको कैप्चर करने के लिए मैंने कहा ना लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदार को अपने अंदर मिक्स करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद भी क्या होता है, इसके बाद भी जैसे लोगों को क्या किया गया, लोगों को हार्ड से हार्ड पनिशमेंट वहाँ पर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ड से हार्ड पनिशमेंट में क्या किया गया, लोगों को सरेआम क्या करते थे, लोगों को सरेआम रिबेलियंस को अरेस्ट करके और गांव के बीचों बीच जो पेड़ होता था उस पर लटका दिया जाता था, उस पर हैंग आउट कर दिया जाता था, फांसी पर लटका दिया जाता था, ताकि सभी लोग इससे एक लेसन ले सकें कि अगर आपने इस तरीके के दोबारा हरकत की तो तुम्हारा भी यही हश्र हो सकता है। दूसरा ये कि जो भी रिबेलियंस होते थे तो उनको पनिशमेंट देने के लिए कई बार ऐसा होता था कि जो रिबेलियन होते थे, है ना, मतलब जो भी विद्रोही होता था तो उसको तोप की, कैनन की जो माउथ होता है, कैनन का तोप का जो मुंह होता है उसके मुंह के आगे बांध देते थे, रस्सी से बांध देते थे और पीछे से उसको हिट करते थे, मतलब तोप में आग लगा देते थे और उसके जैसे ही हिट करता था तो उसके बेचारे के परछक्के उड़ जाते थे, पूरी उसमें मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, इतनी हार्ड पनिशमेंट दिया करते थे। दूसरा ये था कि जो है अब रिबेलियंस ने भी क्या किया, रिबेलियंस ने भी कई जगहों पर ऐसा किया कि अपने एंगर को, अपने गुस्से को निकालने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के फैमिली वगैरह पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया कि जब ये हमारी फैमिली पर, ये हमारे लोगों को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम भी अब टिट फॉर टैट का जो है वो इनका सामना करेंगे। टिट फॉर टैट का मतलब होता है कि जैसा वो करेंगे तो हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। उनके घरों में जाकर उनके फैमिलीज़ को, उनकी जो घर में जो उनकी वाइफ होती थी या फिर उनके बच्चे होते थे उन पर भी क्या किया, उनको भी एक तरीके से टारगेट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो सीन दिखाया जा रहा है, तो एक पेंटिंग थी, ठीक है, ये पेंटिंग्स वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पेंटिंग थी जिसका नाम क्या था, तो ये पेंटिंग थी, 2 फेमस पेंटिंग है, ठीक है। सो एक का नाम था इन मेमोरियम, ठीक है, इन मेमोरियम, ठीक है, और दूसरा क्या था जो थॉमस जॉन बार्कर ने बनाई थी, ठीक है, इन मेमोरियम, राइट। और एक दूसरी पेंटिंग थी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर उसका नाम बताओ और साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि ये जो पेंटिंग थी वो किसने बनाई थी, ठीक है। इन मेमोरियम पेंटिंग थी और एक पेंटिंग और थी। इस पेंटिंग का पहले तो नाम बताइए और इन दोनों का पेंटर्स का नाम भी आपको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको होमवर्क में देकर जा रही हूँ, तो होमवर्क भी कीजिएगा बच्चा। इन पेंटिंग्स के थ्रू क्या होता है, इन पेंटिंग्स को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से रिबेलियन भी एग्रेसिव हो गए थे और उनकी फैमिली पर वो अटैक कर रहे थे, ठीक है। इन मेमोरियम की बात करूँ तो वहाँ पर दिखाया गया है, जैसे एक उसमें बताया गया है कि एक जो मिस विलर थी, है ना, तो मिस विलर किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करती हुई, मिस विलर जो थी वो किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करती हुई वो रिबेलियंस को, ठीक है, रिबेलियंस को शूट कर रही है, यानी कि खड़े होकर उसमें एक गन उसके हाथ में है, ठीक है, एक पिस्टल उनके हाथ में है और ठा 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 करके सबको शूट कर रही है, मतलब उन्होंने बहुत सारी तरह के उनको मार दिया गया, है ना। तो इस तरह से वो भी दिखाया गया है कि इस तरह की सिचुएशन बन चुकी थी कि यहाँ पर आग
दोनों तरफ से, कहने का मतलब ये कि जो गुस्सा था वो दोनों तरफ से भरा हुआ था, ठीक है। तो इधर उनको सरप्रेस करने के लिए वो हार्ड से हार्ड पनिशमेंट दे रहे थे, तो इधर रिबेलियन जो है वो उनको भी उसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे थे जो उनकी फैमिली को वो कर रहे थे, ठीक है। और भी बताया गया है कि जो है जैसे लॉर्ड वेलेस्ली हैं, तो उनको भी एक पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि ये देखिए किस तरीके से हमने तुम्हें जो है वो अपना नौकर बनाकर रखा है ना। तो ये इस तरह की जब पिक्चर्स लगाई जाती थी, बैनर्स वगैरह लगाए जाते थे, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था कि देखो एक तो ये जो इंडियंस हैं, तो इंडियंस को हमने ऑर्डर दिया और ये इंडियंस को यानी कि अपने भाइयों को ही मार रहे हैं। तो उसमें दिखाया गया है कि एक चाकू लेकर के जो पूरा ब्लड स्टेन्ड है ना, उसमें पूरा का पूरा ब्लड लगा हुआ है, और उसको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो ये इंडियन है और इसने अपने ही भाई यानी कि अपने ही इंडियन का मर्डर कर दिया हमारे कहने पर। तो इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, उस तरह की पेंटिंग्स को भी दिखाया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पेंटिंग्स के थ्रू बताई गई हैं। इससे क्या होता था कि एक तरीके से एक पॉजिटिव फीडबैक जाता था ब्रिटिशर्स के जो है वो फेवर में कि देखो जो है तुम्हें बिल्कुल मतलब इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर थे या सोल्जर थे, तो उनको मोटिवेट रखने के लिए इस तरह के बैनर्स बनवाए गए थे, इस तरह की पिक्चर्स जो है वो लोगों को दिखाई गई थी। और ये पिक्चर उस तरीके से ब्रिटेन में भी न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश की गई थी कि हम देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इंडियन को इंडियन से ही मरवा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह की वहाँ पर बताई गई थी, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में ये पूरी तरीके से जब सरप्रेस कर दिया जाता है तो इसमें बताया जाता है कि ये हमारे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में है ना, तो ये पहला स्टेप माना जाता है। तो इंडिपेंडेंसी के लिए इसको फर्स्ट वॉर कहा गया है, ठीक है, जो इंडियन की तरफ से उठाया गया था, है ना। और फिर उसके बाद जब ये लीडर्स वगैरह जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी डेथ के बाद जो है वो क्या किया जाता है, उनकी जो भी लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे या जो भी सोल्जर्स उससे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी विजय गाथाओं के थ्रू, पोएम्स के थ्रू लोगों को बताया जाता था कि देखो किस तरीके से वो बहादुरी के साथ में लड़े। खासकर कि रानी लक्ष्मीबाई के में बताया गया है, जैसे अभी बताया ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उनको लड़ते हुए उस तरह की पेंटिंग्स बना करके लोगों को मोटिवेट, लोगों को इंस्पायर करने के लिए बताया गया है कि देखो एक फीमेल होते हुए, एक विमेन होते हुए भी उन्होंने किस बहादुरी के साथ में अंग्रेजों का सामना किया है ना, और वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई, है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा चैप्टर था वो 1857 के रिवोल्ट से जो है वो पूरा का पूरा बेस था। आई थिंक आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अभी आपको 2 क्वेश्चंस के मुझे आंसर देने हैं। एक तो आपको बताना है इन मेमोरियम पेंटिंग के जो है पेंटर कौन थे, और दूसरी एक पेंटिंग और है जो कि थॉमस जॉन बार्कर ने बनाई थी, ठीक है, जो कि थॉमस जॉन बार्कर ने बनाई थी। एक में तो आपको इसका नाम लिखकर बताना है, मतलब पेंटर का नाम, और दूसरे में पेंटिंग का नाम लिखकर बताना है, ठीक है। तो एक काम मैंने, आधा काम मैंने कर दिया, आधा काम आप करोगे, ठीक है। और इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा चैप्टर अगर समझना है दोबारा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जिनको भी दोबारा ये वीडियो देखनी है, अगर मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को वन शॉट को ज़रूर से देखकर जाइएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर अगर आप CUET प्लस बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए महापैक है। महापैक में आपको दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, बोर्ड एग्जाम प्लस CUET। और जितने भी आपके इंडिविजुअल बैचेस, ये जैसे कि आपका ये समर 2.0 बैच है, ये इंडिविजुअल बैच है, तो ऐसे बहुत सारे CUET के एग्जाम तक बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल बैचेस को लॉन्च किया जाएगा। तो सभी बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे उन महापैक वालों को। तो मुझे लगता है कि महापैक वाले बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि सभी इनको फ्री मिलेंगे, सभी बैचेस इनको फ्री मिलेंगे। और इनका सिलेबस 1 से 2 बार नहीं बल्कि 8 से 10 बार इनका सिलेबस रिवाइज करेंगे ये लोग, और हर चीज़ को जो है वो फिंगर टिप्स पे याद रखेंगे, है ना। हर चीज़ इनको मतलब ऐसे ही लर्न हो जाएगी, क्योंकि इतनी बार रिवीजन करने के बाद इनको हर टॉपिक, हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो महापैक में एनरोल कीजिएगा। और महापैक और इनमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बैच के ऐप के फीचर्स क्या हैं, तो प्रीमियम जो है वो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप कहीं से, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेते हैं या फिर सैम्पल पेपर्स लेते हैं या फिर प्रैक्टिस बुक लेते हैं, वो लेते हैं, तो सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस महापैक में या फिर समर 2.0 के अंदर, ठीक है। सो लाइव क्लासेस डेली चलती हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस के दौरान भी क्या करते हो आप, डाउट्स वगैरह जो पूछते हैं बच्चे, तो यहाँ पर अपने डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा डेली क्विजेस दी जाती हैं और ई बुक्स दी जाती हैं। हर आपको
जो भी बैच होता है तो उसके अंदर आपको ई बुक्स दी जाती हैं, सो दैट आप ई बुक से पढ़ करके थोड़ा सा और कंटेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद ये नोट्स और आर्टिकल्स हैं, वीडियो आपको डेली मिल जाएगी, साथ में डेली आपको हर टॉपिक की आपको पीडीएफ वगैरह दी जाती है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको डीपीपी कहा जाता है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको इसमें एनरोल कैसे करना है, तो एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है बच्चे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपन करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन यूजी पे क्लिक करना है। अगर आप हिंदी मीडियम में भी चाहते हो तो हिंदी मीडियम वाला भी बैच है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो तो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसको चूज कर लेना। लेकिन कूपन कोड सभी के लिए एक रहेगा, ठीक है। और ये है आपका समर 2.0, चाहो तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। ये है आपका महापैक। महापैक में 2 कैटेगरी है, विद बुक है और विदाउट बुक है। विद बुक में आपको फिजिकल बुक दी जाएगी जो कि घर बैठे आपको पहुंचा दी जाएगी, तो बुक से भी आप पढ़ोगे और साथ में टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, वो बात अलग है ना। तो आपको इस बुक के अंदर आपको माइंड मैप से मिलेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ में आपको माइंड मैप मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। साथ पीछे जो है वो आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी इसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी करके जा सको। तो आपको ये विद बुक वाला लेना है और इसको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ये कूपन कोड लगाना है Y489, जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। 14 मंथ में आप 14 यहाँ पर 14,000 समथिंग कुछ पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके ट्यूशन्स वगैरह से भी बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप पर सब्जेक्ट आप 1,000 रुपीज़ देते हैं, यहाँ पर तो 1,000 रुपीज़ में आप 6 to 7 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, है ना। और पूरे साल के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, क्या टाइम टेबल फॉलो करें, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर रेगुलर चीज़ें मिलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि अभी आपके लिए सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि यही 2 से 3 महीने हैं जिसमें आप अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाद में फेस्टिवल्स आ जाएंगे, फिर आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, देन आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास रिवीजन का टाइम रहेगा। फिर उसमें अगर आप पढ़ोगे तो बच्चे फिर आप कहीं ना कहीं वो अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी इसको एनरोल कर लीजिए और डेली क्लासेस आप जो है वो ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा, उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। और CUT के स्कोर के बिहाफ पर ही आप भी जानते हो कि आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन एडमिशन कब मिलेगा, जब आप स्कोर उस लेवल का लेकर आओगे, ताकि फर्स्ट कट ऑफ में ही, फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाए और आपको सीट अलॉट हो जाए। सीट तब मिलेगी जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे। मार्क्स अच्छे लेने के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, जो आपको महापैक में कराई जा रही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। और सभी बच्चे होमवर्क जो मैंने दिया है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाय बाय।